नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से चारों तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है, वो हैरानी की बात है कि सिर्फ सरकार के नुमाइंदे, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री, उनके सांसद, उनकी आईटी सेल और अब अदालत ने भी जिस तरह की टिप्पणी की है, वो हैरान और परेशान कर देने वाली है। नरेंद्र मोदी काल के लक्षणों में पिछले 11 साल में ये बात जरूर देखने को मिली है कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका जो काम है वो तो नहीं कर रही हैं। अदालतों का काम है इंसाफ देना, मामलों की सुनवाई करना और मामलों के फैसले करना। हम देख रहे हैं हजारों मामले लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन इधर राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करती है देश की सर्वोच्च अदालत। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये पूरा एक डेफेमेशन का मामला था, मानहानि का, जिसमें सन 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन के जरिए भारत की भूमि हड़पने को लेकर बयान दिया था। उस बात पर मानहानि का मुकदमा पहली बात तो दर्ज कर लिया गया। आप ही देखिए कितना हास्यास्पद है ये। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। मामले के ऊपर उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, कार्रवाई है, उसके ऊपर तो कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन उन्होंने अपनी जो मौखिक टिप्पणी में जो बात कही है वो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी की आलोचना की, एक तरह से उनको मैं कहूंगी फटकार लगाई और ये कहा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है भारत की वो ऑक्यूपाई हो गई है, आपके पास इसका सबूत क्या है। और यही नहीं रुके जज साहब, जब उन्होंने ये बात कही, ये हैरान कर देने वाली बात है कि एक सच्चा भारतीय कभी ऐसा नहीं कहेगा। ये कह रहे हैं जज साहब। अब ऐसा लगता है कि संविधान की कौन सी किताब आखिर उन्होंने पढ़ ली है, जिसमें मैं कह रही हूँ कि ये किसी आदेश का हिस्सा नहीं है, ये मौखिक टिप्पणी भी है। डेफेमेशन केस पर उन्होंने उसकी जो कार्रवाई है उस पर रोक भी लगा दी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की टिप्पणी की है उससे एक विपक्ष को पूरी तरीके से हथियार मिल गया है राहुल गांधी को हर तरह से रोकने का। यानी राहुल गांधी का जो विपक्ष है, राजनीतिक विपक्ष, जो कि आज का सत्ता दल है, जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, उस पर जल्दी मैं आती हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जज साहब जो कह रहे हैं उस पर कई तरीके से उसको देखा जा सकता है। सवाल नंबर एक कि क्या अब जो नेता जो भी बात कहेंगे, क्या उन्हें अदालत में जाकर उस पर गवाह और सबूत इकट्ठे करके वो पेश करने पड़ेंगे, उसके बाद टिप्पणी करनी पड़ेगी। सवाल नंबर दो ये है कि क्या भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। सवाल नंबर तीन ये है कि विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष का जो काम है एक लोकतंत्र में, वो है सरकार के कामकाज पर नजर रखना और देश हित की बात करना। अब इस लिहाज से जब एक बाहरी ताकत, एक इतना बड़ा देश आकर भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, मीडिया में इसको लेकर रिपोर्ट्स छप रही हैं, किताबें बाकायदा इसके ऊपर लिखी जा रही हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स इस पर हो रही हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसी पर बेस्ड राहुल गांधी भी टिप्पणी करते हैं, नरेंद्र मोदी भी टिप्पणी करते हैं, उनका पूरा कैबिनेट इसी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर और इस पर पूरी बहस होती है। मैं भी आपके सामने यहाँ इस कार्यक्रम को पेश कर रही हूँ, वो भी मीडिया में जो छपी रिपोर्ट्स हैं उन्हीं की बुनियाद पर मैं अपनी दलीलें यहाँ बनाकर आपके सामने पेश कर रही हूँ। क्या मेरे पास कोई गवाह, सबूत, कोई ऐसा बुनियाद है, कोई मुकदमा मैंने अदालत में जीता है जिसके बाद आके मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को पेश करूंगी आपके सामने। तो हैरानी की बात यह है कि एक तरह का मैं कहूंगी कि कोर्ट का ये जो बर्ताव है, खासकर न सिर्फ कि ये सवाल करना कि 2000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जो ज़मीन है वो भारत की ऑक्यूपाई की है, उस पर कब्जा किया है चीन ने, इसका आपके पास क्या सबूत है। इसके अलावा उन्होंने जो सच्चे भारतीय होने का जो सबूत मांगा है राहुल गांधी से, ये बहुत हैरान और परेशान कर देने वाला है कि क्या हमारे संविधान की किताब में कहीं पर ये लिखा हुआ है, कोई डेफिनेशन है, क्या सच्चे देशभक्त की कोई परिभाषा है कि अगर ये काम किया जाएगा तो सच्चा देशभक्त माना जाएगा। मेरी नज़र में तो जनहित की बात करना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार को अपने दायरे में रखना, सरकार को जनता के और राष्ट्र के हित में काम करने के लिए प्रेरित करना और दबाव बनाना, विपक्षी नेता का तो यही काम है। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करता है तो साफ तौर पर एक तरह से मैं इसको टिप्पणी अदालत ने उनके बारे में की है, मैं साफ तौर पर इसको एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट मानती हूँ भारत की राजनीति में, भारत में अदालतें जिस तरह से काम करती हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर पहले से ही
कई दर्जन मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। उनको अलग अलग अदालतों में जाकर कभी उनके वकील और कभी वो खुद उनको पेशियां देनी पड़ती हैं। आप जानते हैं कि डेफेमेशन का ही वो केस था जब मोदी की उन्होंने बात की थी, जिसकी बुनियाद पर उनसे उनकी सदस्यता तक संसद की छीन ली गई थी, उनसे उनका घर छीन लिया गया था। ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर तलवार ये लटक रही थी कि हो सकता है कि आने वाले 6 सालों तक भी वो चुनाव तक न लड़ पाएँ। ये भी खतरा उनके ऊपर लटकता रहा, मंडराता रहा। तो वो व्यक्ति जो न सिर्फ कि जो भाजपा है उसका सत्ता दल का जो बल है, पैसे का बल और हर तरह का जो उसके पास बल है, न उससे लड़ रहा है, बल्कि तमाम तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो अब अदालतों को भी देखिए, वो भी उच्चतम अदालतें। यहाँ पे मैं आती हूँ कि किस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है उनके ऊपर ये जो फटकार का पूरा मामला है, इसको अगर आप देखने की कोशिश करें तो पूरे तरीके से आप ये सोचिए सीधे शब्दों में ये उनसे जवाब मांग लिया है। और दूसरी बात यह है कि जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने ये बात संसद में क्यों नहीं कही, ये बात आप संसद में क्यों नहीं पूछते, जब सीमा पर विवाद चल रहा हो तो क्या ऐसी बातें करनी चाहिए, आपने इस मुद्दे को संसद में क्यों नहीं उठाया। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी का पक्ष रख रहे थे अदालत में, सीनियर एडवोकेट हैं वो, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी कुछ नहीं कह सकते तो उनका नेता प्रतिपक्ष होने का फायदा ही क्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बात संसद में क्यों नहीं पूछते, यानी कि अगर आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो आप ये बात संसद में पूछिए, सोशल मीडिया पर आप ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं। अब फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सन 2022 में जब आपको मालूम है कि पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जब राहुल गांधी ने पूरे देश का पैदल चलकर दौरा किया और हफ्तों चली इस यात्रा में उन्होंने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की, अलग अलग तरह के मुद्दे उठाए, वहाँ पर वो गलवान तक भी गए और लद्दाख में जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे तब का ये वीडियो उभर कर आया है। और इसमें जब वो आम बातचीत लोगों से कर रहे थे तब राहुल गांधी ने ये कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई पर एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। इस जो डेफेमेशन हुआ वो इस पर हुआ है। और साथ ही राहुल गांधी ने चीन के जरिए भारतीय जमीन पर कब्जे का भी दावा किया था। अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो आके किस तरह के बयान दे रहे हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी के जो नेता हैं दूसरे जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है लद्दाख में रिकॉर्ड हुआ जिसको आप सुन लीजिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फोर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली है सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन ले ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया, यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हम से रहे हैं। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है यहाँ नहीं करगिल यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवन से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डिब्यू देवतांग ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। अब मैं इससे पहले कि जयराम रमेश ने जो एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है तमाम बातों को एक्सप्लेन करते हुए और खासकर चीन के मुद्दे को ही उन्होंने उठाया है, सुप्रीम कोर्ट का नाम ना लेते हुए एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन जारी किया है। मैं उसको ज़रूर आप तक लेकर आऊँगी, लेकिन इससे पहले हम सुन लेते हैं कि गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं और साथ साथ केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू ये दोनों आए हैं, दोनों ने इस पर बयान दिया है और बाकायदा गौरव
भाटिया जो हैं उन्होंने बहुत पुरानी एक तस्वीर चीनी नेताओं के साथ राहुल गांधी की, उस तस्वीर को लेकर वो सामने आए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी ने ये शपथ ली है कि कैसे वो चीन की तरफदारी करेंगे और भारत का विरोध करेंगे। आइए सुन लेते हैं। कई प्रेस वार्ताओं में हमने दिखाई है, ये तस्वीर है, पार्टी टू पार्टी एमओयू करते हैं राहुल गांधी चीन की पार्टी से। और आज ऐसा लग रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय नागरिकों को यह नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने यह प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे। और इसीलिए चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, हर भारतीय भारत के साथ खड़ा था, भारत की वीर सेना के साथ खड़ा था। और राहुल गांधी कह रहे थे, हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। अब जयराम रमेश ने हालांकि थोड़ा मैं कहूंगी एक ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए, एक हास्य का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि जब भी चीन की बात आती है तब किस तरह से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार DDLJ का सहारा लेती है। अब ये DDLJ क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जब भी सवाल उठाए जाते हैं बीते सालों में नरेंद्र मोदी सरकार जवाब देने के बजाय वो कहती है कि हम DDLJ करेंगे, डिनाय यानी इनकार करेंगे, डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भटकाएंगे, लाए यानी झूठ बोलेंगे और जस्टिफाई यानी कि सफाई देने की बात करेंगे। ये बात कह रहे हैं कि DDLJ की कोई ये इनका तरीका है जिससे करते हैं। अब वो कह रहे हैं पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक जयराम रमेश ने ये लंबा, मैंने कहा कि एक तरह से बयान जारी किया है, लिखित बयान है। 19 जून 2020 को गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के सिर्फ 4 दिनों बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि न कोई हमारी सीमा में घुस आया है और ना कोई घुसा हुआ है। ये बयान भी सुन लेते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। और ये पूछ रहे हैं जयराम रमेश कि क्या ये कोई क्लीन चिट दे दी थी चीन को? क्या ये क्लीन चिट नहीं है? अब दूसरी बात वो आ जाते हैं कि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ये कहा कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि 21 अक्टूबर 2024 को जो हुआ वापसी समझौते में हमें वास्तव में उसी यथास्थिति पर ले जाता है क्या? अब नंबर 3 है, क्या ये सच नहीं है कि आज भारतीय गश्त दलों को डेप्सांग, डेमचौक और चुमार में अपने पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने के लिए चीनी सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वो भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे। फिर वो कह रहे हैं कि क्या ये सही नहीं है कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दलों को उन इलाकों तक पहुंचने से बफर जोन के कारण रोका जा रहा है, जबकि ये बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर ही है। ये टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं यहाँ पर जयराम रमेश और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दावा राहुल गांधी ने किया मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर और जो वीडियो मैंने आपको दिखाया अभी लद्दाख में जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी, इन सब की बुनियाद पर क्या इसको साबित नहीं किया जा सकता? 2020 में वो ये कह रहे हैं व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया कि पूर्वी लद्दाख का 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें देप्सांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। फिर ये कहते हैं क्या ये सच नहीं है कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया था और कहा था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक अपनी पहुंच से खो दिए हैं। आप सोचिए कितना बड़ा इलाका है ये कि 65 में से 26, इतना बड़ा इलाका 65 में से 26, आप सोचिए आधे से कुछ जो पेट्रोलिंग इलाके हैं वो खो दिए हैं। और वही पूछते हैं आगे कि क्या ये सच नहीं है कि चीन से आयात तेज़ी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और तमाम तरह के वो दावे कर रहे हैं कि यानी एक तरह से एक इकोनॉमिक भी एक गैर बराबरी आ रही है। अब सच्चाई है कि मोदी सरकार 1962 के बाद भारत को हुआ अब तक का सबसे बड़ा भूभाग का नुकसान उसके लिए जिम्मेदार है और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं की वजह से वो चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ सामान्यकरण की कोशिश कर रहा है, यानी कि हालात पहले से बहाल हो जाएं उसकी कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश सिर्फ चीन के साथ ही नहीं हो रही है। अब देखिए हम बाकायदा क्रिकेट मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां
फायदा हो, जहां मफाद हो, जहां आर्थिक लाभ हो, वहां नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से घुटनों पे आ जाती है। वही हम देखते हैं, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो। अब नया नया जो एक मैं कहूँगी टकराव है वो अमेरिका के साथ भी हो रहा है। हर तरफ से जिस तरह से एक चुनौतियां भारत के सामने आ रही हैं, कहीं भी हम ये नहीं देख रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी दिखाई जा रही हो। और अगर विपक्ष उस मामले में कोई सवाल कर दे, अगर राहुल गांधी ये कह दें कि हमारी इकोनॉमी के बारे में जो टिप्पणी की है डोनाल्ड ट्रंप ने वो इससे सहमत दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर हमला होता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ऑपरेशन सिंदूर पे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो फिर उसमें भी एक तरह से यही माना जाता है कि आप देशद्रोही हैं। इधर चीन के मामले में अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, तो अब न सिर्फ कि जो सरकार है और सरकार के जो समर्थक हैं और सरकार के जो दलाल हैं मीडिया में बैठे हुए, वो ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि अब ये सवाल अदालतों से भी निकल कर आ रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।